नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः से हम लोग आगे जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस की, उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज 2026 मतलब कि क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर इसमें हमारा 10 नंबर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस लेक्चर्स को जरूर देखिए और ये बड़े फायदेमंद लेक्चर आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका टारगेट अगले वर्ष का एग्जाम होगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ROR का टारगेट हमारा अगले वर्ष का है 2026 के, जो कि नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगले साल का जो बैच प्री प्लस मेंस RO का है, उसको हम लोग अभ्युदय नाम के जानते हैं। डिकोड एग्जाम की एप्लीकेशन पर आप जाइएगा तो वहीं पर आपको जो हमारे कोर्स को मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहां से डिटेल्स जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 226 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवहन नीति के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए और सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है आपको। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि इसमें लॉजिस्टिक्स दक्षता पर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, जो नई परिवहन नीति है इसमें लॉजिस्टिक दक्षता पर ही जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ग्रीन कॉरिडोर शामिल हैं, डेफिनेटली इसमें ग्रीन कॉरिडोर शामिल हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कई सारे शहरों में ग्रीन कॉरिडोर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। तो आजकल परिवहन में ग्रीन कॉरिडोर को बनाने जाने की संकल्पना जो है बड़ी जोरों के साथ चल रही है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर कथन है, यह केवल वायु परिवहन तक सीमित है। नहीं बॉस, वायु परिवहन तक नहीं है, बल्कि ये सड़क और बाकी अन्य मार्गों के लिए भी क्या है, ये बनाया गया है। तो इसलिए ये कथन आप देखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जबकि चौथा कथन क्या है, इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर जो है बल दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो अगर आप देखेंगे कूट के माध्यम से तो 1 सही है, 2 सही और 4 सही है। अब यहां पर विकल्प में देखिए कि कहां पर 1, 2 और 4 है, तो आप पाएंगे कि बी वाले ऑप्शन में 1, 2 और 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो परिवहन नीति पर निश्चित तौर पर प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, नीति सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग सभी पर लागू है, अल्टीमेटली किसी एक पर नहीं है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी नई पॉलिसीज बनी है वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, अपना वायु मार्ग हो, सभी के लिए क्या है, बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिग डेटा और डेटा साइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन आपको करना है, क्योंकि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह बताना है आपको। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे, भारत अब आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसमें से केवल 2 वाला कथन यानी कि बी वाला सही है, बाकी आपका नहीं सही है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। अरे बॉस, इसको हटा दीजिए आप लोग, ये हटा दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि बिग डेटा और इसमें शामिल भी हो गया है। आप एक काम कीजिए, इसमें विकल्प सी कर दीजिए प्लीज आप लोग। ठीक है, विकल्प सी कर दीजिए, ये मुझे लग रहा है कथन रह गया है। सी विकल्प होगा, 1 और 2 दोनों होना चाहिए इसमें से, है ना। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है, भारत अब सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है ना, दोनों होना चाहिए इसमें से कथन। ठीक है, तो दोनों कर दीजिए, यानी सी आप इसमें ऑप्शन कर सकते हैं, कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसको हटा दीजिए और सी कर दीजिए। ठीक है, यानी भारत अब आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। ठीक है, भारत अब आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए डेटा और डेटा साइंस का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में भी योगदान देगा। यानी कि जो बी वाला जो हमारा यानी कि कथन 2 था वो है। और सांख्यिकी जो मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री है, इसके अनुसार विशेषज्ञों की समिति में भारत का शामिल होना देश के सांख्यिकीय पारस्की तंत्र के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। अच्छा, एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछाता है, जो CSO होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थापना और इसके मुख्यालय के बारे में कई बार आपके एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसको एक बार रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, विशेषज्ञों की समिति में देश की सक्रिय भागीदारी, डेटा इनोवेशन लैब की स्थापना और वैकल्पिक डेटा स्रोतों की खोज सहित इसकी अग्रणी पहलें को उजागर करेगी। ये
और संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की यह समिति बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच के लिए बनाई गई थी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग क्षमता भी इसमें क्या है विशेष तौर पर शामिल होती है। यह भी पॉइंट आपको विशेष तौर पर क्या करना है बॉस, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते बताइए कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। नंबर 1 क्या है कथन, यह सरकार के वित्त का ऑडिट करता है और सार्वजनिक धन का उचित प्रबंधन को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है, ठीक है। दूसरा, कैग की रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है। कैग की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं और कैग का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक कथन एक्चुअली में कैग के बारे में आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहा है, क्योंकि कैग के भी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी और उसी के रेफरेंस में ये आपसे प्रश्न जो है पूछा गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि 228 में से कौन से कथन जो है क्या है सही हो जाएगा अपने आप, मतलब क्या है सही नहीं है, रॉन्ग कौन सा है। तो कैग की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऐसा नहीं होता है, आप जानते होंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब जरा मुझे तुरंत आप ऑन स्पॉट बताइए कि आखिर कैग क्या, कैग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉस, कैग को क्या बोलते हैं, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंस से संबंधित जो चीजें होती हैं तो क्या करता है, ऑडिटिंग करता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं। किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है आप लोग मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में कैग पर प्रश्न बनता है। अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। और कैग की नियुक्ति एक्चुअली में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं तो कैग की नियुक्ति कौन करता है, ये वाला भी आंसर आप मुझे प्लीज दीजिएगा भाई साहब, दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे बैठे रहेंगे तो मामला नहीं अच्छा रहेगा, इसलिए अपेक्षा करता हूं कि दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में जारी एक कैग रिपोर्ट के अनुसार नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसीलिए यह प्रश्न जो है क्या रहा है, चर्चाओं में रहा है कैग, ठीक है। शराब नीति घोटालों पर आप जानते हो कि वक्त विस्तृत चर्चा हुई थी और सरकार गिरी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार, और बहुत सारे इस पर जो है वाद विवाद की स्थिति रही है दिल्ली में, आप जानते होंगे। उस समय तो दिल्ली में मैं था, संभवतः आप लोग भी रहे होंगे, कोरोना के टाइम की बात है। कैग के बारे में अगर बात करते हैं तो जो अभी आपसे प्रश्न हमने पूछा था कि कैग एक्चुअली में आर्टिकल 148 के तहत जो है कैग की नियुक्ति की जाती है, और ये आर्टिकल आपके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितने बार आपके एग्जाम में एक आर्टिकल पूछा गया है। तो इसलिए क्या करिएगा, इसको दिल दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरा, कैग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक क्या है, स्वतंत्र संस्था है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कैग की नहीं करते हैं, बल्कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। सरकार के वित्त का ऑडिट करता है, जो भी फाइनेंस वगैरह होता है, और सार्वजनिक धन के, ठीक है, उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, और कैग अपनी रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर भी रखता है, ठीक है। चलिए, कैग लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह सार्वजनिक वित्त पर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रण रखता है। पैसे का हेरफेर अगर कहीं बॉस होगा ना, कैग की रिपोर्ट आती जाती है तुरंत फट से, ठीक है। कैग सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक होता है या सरकारी कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण भी करता है। कैग की रिपोर्ट संसद के समक्ष आर्टिकल 151 के तहत रखी जाती है, संसद के समक्ष रखी जाती है, फिर इस पर जो है डिस्कशन होता है कैग की रिपोर्ट पर, आप जानते होंगे। और ये जो फैक्ट आप यहां पर देख पा रहे होंगे ना कैग की रिपोर्ट वाला, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बॉस, तो इसलिए याद रखिएगा। और ये आर्टिकल याद रखिएगा कि किस आर्टिकल के तहत कैग अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखता है, आप कहेंगे बॉस 151 आर्टिकल के अंतर्गत, याद रहेगा। दूसरा, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनका कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 6 साल या 65 वर्ष 65 साल या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है, यानी कि 6 साल तक होगा, या 6 साल से पहले अगर 65 साल पूरे हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे बॉस, ठीक है। ये मिनिमम इनकी क्या है जो है जॉब की वो है। कैग को राष्ट्रपति केवल संविधान में बताई गई प्रक्रिया के जरिए ही हटा सकते हैं, अदर किसी प्रावधान या किसी अन्य तरीकों से नहीं हटा सकते, यानी कि कैग के पास समिति जो है अच्छी खासी पावर अपने आप में होती है। तो कैग रिपोर्ट पर कई बार जो है संसद में बवाल होता रहता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो शराब नीति पर ही कैग ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, उसी पर जो है मामला बिगड़ा हुआ था, आप जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपके सामने
फरवरी में फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट होने वाला है। हो गया, अब तो वैसे होने वाला क्या है, हो चुका है। प्रश्न मैंने पहले बनाया हुआ था, जिसको छोड़ दीजिए। प्रश्न हुआ है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 कथन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे या भाग लिया। ठीक है, क्योंकि बीत चुका है ये चीज। ठीक है, इसके अलावा आप बताइए मुझे, यह शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा या प्रदान किया अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दोनों इसमें अगर आप देखेंगे तो विकल्प आपके सही पाएंगे, कथन दोनों सही है। यानी कि विकल्प में अगर आप देखेंगे तो सी वाला जो विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही रहेगा। यानी कि 229 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पीएम मोदी ने 10 से 11 फरवरी के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई समिट में क्या किया, भाग लिया। कर लीजिए, लेंगे नहीं, लिया कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले आपको बता दिया। अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते होंगे तो ये प्रश्न आपने देखा होगा वहां पर डेफिनेटली। अब आप उस समय नहीं देखे होंगे तो क्या कीजिएगा, आप उस समय अगर आप देखे रहे होते तो बताइए कितना अच्छा आपका रिवीजन हो रहा होता इस समय। लेकिन गलती आपकी है, अब देखते नहीं है। ये शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर दिया अपने आप में, जानते होंगे। इस सम्मेलन में अमेरिका, चीन, भारत जैसे कई सारे खाड़ी देश जो है इसमें क्या थे, शामिल थे। शिखर सम्मेलन में नवाचार यानी कि इनोवेशन, प्रतिभा और फ्रांस तथा यूरोप को वैश्विक एआई परिदृश्य के केंद्र में रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें। ठीक है, तो ये आपको मेन पॉइंट इसके याद रखने बस। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म इसमें सही सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत आसान सा यह प्रश्न है और ऐसे आसान प्रश्नों का उत्तर देना मुझे लगता है कि आपको जरूरी होना चाहिए। तो जल्दी बताओ, ये जो इधर दिया गया है दिवस और इधर सामने उनकी डेट रखी है, इसमें से कौन सा ऐसा दिवस है जो क्या कहते हैं मैच नहीं करता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे प्लीज बताइए आप लोग, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आजकल अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताएंगे जरूर से। चलिए, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर? नहीं, 14 सितंबर को ओजोन डे नहीं मनाया जाता है। यह कथन क्या है आपका, रॉन्ग है। तो अगर ओजोन दिवस अगर 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, अब बताइएगा। अच्छा, दूसरा, ओजोन से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में और आता है कि जो ओजोन की लेयर जो होती है वो किस जो है हमारे अर्थ सरफेस की किस उसमें जो है पाई जाती है हमारे अर्थ स्ट्रक्चर में। जैसे आपने सुना होगा ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये पृथ्वी की लेयर आपने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई बॉस? ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, हिंदी में ट्रोपोस्फेयर इसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल। लगे हाथ इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर को क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। इसको नहीं बोलते हैं इसको, चलो समताप मंडल हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीजोस्फेयर। क्या बोलेंगे, मीजोस्फेयर। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, मध्य मंडल बोलेंगे। यही ना बोलेंगे, मध्य मंडल इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। ठीक है, यानी इसको आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, आयनोस्फेयर। यानी इसको बोलेंगे आयन मंडल। याद आ रहा है कि भैया सब भूल गए आप लोग, आयन मंडल। और फिर क्या आ जाएगा आपका एक्सोस्फेयर, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे, वायुमंडल। आप जानते होंगे कि ये जो क्षोभ मंडल जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, इसमें जो भी गतिविधियां होती हैं मनुष्य के से जीवन से संबंधित, वो सभी जो है इसमें गतिविधियां पाई जाती हैं। जबकि समताप मंडल की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, यहीं पर O3 किसका सूत्र बॉस, ओजोन का। यानी कि ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, आपके इसी समताप मंडल में, यानी कि आपके जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बहुत कॉमन सा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओजोन का क्या विशेष तौर पर रोल होता है, आप जानते होंगे कि वायुमंडल में एक परत जो है ओजोन की पाई जाती है, और एक कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे ओजोन डिप्लीशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन होल। और ओजोन होल एक्चुअली में ओजोन डिप्लीशन की वजह से हो रही है अपने आप में। क्यों हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो जहरीली गैसेस निकल रही हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, उसमें क्या हो रहा है, जो लेयर है, जैसे
एक कंफ्यूजन बड़ा होता है, इसे कहते हैं ओजोन छेद हो रहा है। तो छेद को लोग क्या समझते हैं कि ये ओजोन लेयर है, और उनको लगता है, क्या लगता है कि यहां पर ऐसे कोई छेद हो गया है और ऐसे यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है। ऐसा नहीं है, छेद नहीं हुआ है। ये जो लेयर बनी हुई है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये जो ओजोन की, ये क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। पतली होती जा रही है इन द सेंस की ओजोन की मात्रा यहां पर घट रही है, और ओजोन की मात्रा घट रही है, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होती हैं ऊपर से आने वाली, वो क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे। अभी क्या करता है, ओजोन लेयर होने पर क्या होता है कि अगर O3 की प्रेजेंस अगर यहां पर है तो जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो नीचे नहीं आ पाएंगे, सिंपल सी बात है, और नुकसान नहीं हुआ। और यूवी रेजेस आप जानते होंगे न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जीव जंतु और पौधों सभी के लिए क्या है, यह हानिकारक है अपने आप में, है ना। तो इसलिए जो है ओजोन लेयर का बना रहना क्या है, बहुत आवश्यक है अपने आप में। इसी पर ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लीशन भी बोलते हैं, और इस पर प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये मैंने बात यहां पर इसको बता दी है। अब आइए इसकी हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक बात है। हर वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में योगदान के लिए प्रेरित किया था। अगर हम जन्म की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के, तो उनका जन्म 1863 को होता है, निधन 4 जुलाई 1902 यानी कि 1902 को होता है। और वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली जो है एक व्यक्तित्व थे वो अपने आप में। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और आप जानते हो कि शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व जो है सम्मेलन में, विश्व जो सम्मेलन था, धर्म महासभा था, उन्होंने उनमें सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी, आप जानते होंगे, और ये कई बार आप एग्जाम में प्रश्न यहां से बनता है। और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वाराने बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी कि उठो जागो तब तक न रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाती है। इस सिद्धांत पर विवेकानंद बहुत ज्यादा क्या थे, अपने आप को भी उन्होंने इस पर जो है अड़ी रखा था, और लोगों से भी यही अपेक्षा रखते थे कि आप इसी संकल्पना के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ठीक है बॉस। चलिए, बाकी जो दिवस आपके दिए गए थे अलग अलग, पृथ्वी दिवस, आपका विश्व जल दिवस, ये सब आपके एग्जाम में खूब पूछाता है। कई बार यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस पर, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, अब 231 आ गया। 231 का आपका क्या हो जाएगा, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की संसदों, ठीक है, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा या से कथन क्या है आपके सही है। नंबर 1 क्या हो जाएगा कि भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस सम्मेलन के मेजबानी करने की घोषणा लोकसभा जो अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी ने की है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपसे कह रहा है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा बॉस, तो आप पाएंगे कि इसमें जो कथन 1 और कथन 2 है, ये दोनों कथन क्या है आपके सही हैं। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 भी सही है आपका और 2 भी सही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों पर जो है आपके प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से रेडी करके हुए आएंगे, ठीक है। चलिए, अब आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या दे लेते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में, ये वर्ष याद रखिएगा बॉस, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन में भारत की मेजबानी करने की घोषणा की है। आगामी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को समाहित करने संबंधी अर्थपूर्ण संवाद और सहयोगात्मक प्रयासों को यह क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। अब आपको बताना है पुनः से, राष्ट्रीय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें क्या है आपका सही कथन है। 232 बताइएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, नंबर 1, यह सेंडेई फ्रेमवर्क से मेल खाता है। सेंडेई फ्रेमवर्क मैंने कई बार आपसे कहा कि भैया इसको पढ़ लीजिएगा अलग से। अब आप नहीं पढ़े हैं तो एक काम कीजिए, क्लास को होल्ड कीजिए, या आफ्टर क्लास आपको क्या काम करना है,
संडे फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लेना है। आपके मुख्य परीक्षा के लिए, आपके प्री के एग्जाम के, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, और आपके मेंस में पूछ सकता है आप एग्जाम में। आप सोचेंगे कि मैं बता दूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो चीजों को डिटेल्स में और अच्छे से करेंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप तुरंत जो है अपने गूगल पे या ChatGPT पर एक बार संडे फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लीजिए डाल करके। दूसरा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट अर्ली वार्निंग शामिल है, ठीक है। तीसरा, ये केवल तटीय राज्यों के लिए है, नहीं जो भी कोस्टल स्टेट हैं एरिया वाले उन के लिए है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग है अपने आप में। सामुदायिक भागीदारी एवं फंडिंग पर जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा किया गया है। तो आप देखेंगे तो इसमें से आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएगा अल्टीमेटली, यानी कि बी इज द राइट, नहीं बी होगा या सी होगा, सी होगा। एक सेकेंड, इसको एक बार जरा दोबारा देखो आप लोग, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। क्या हो जाएगा 232 का, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, बी होगा। 1, 2 और 4 होगा, 1, 2 और 4 होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, फ्रेम पूरे भारत में लागू है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही समेत नहीं है। इधर दिया गया है भाषा और इधर दिया गया शास्त्रीय भाषा प्रदान करने के वर्ष, यानी कि किस भाषा को जो है कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है बॉस, ठीक है, बताइएगा। तो तमिल 2004, संस्कृत 2010, मराठी 2024 और मलयालम 2013। अब बताइएगा एग्जैक्टली किसका उत्तर क्या हो जाएगा सही। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर आप बताएंगे मुझे एग्जैक्टली। बताओ कि किस भाषा को कब जो है दर्जा दिया गया, सुमेत नहीं है, यानी कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है बॉस, ठीक है। तमिल को 2004 में राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2010 में, मराठी को 2024 में और मलयालम को 2013 में। अब बताइएगा इसमें एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा। ये जो संस्कृत वाला लिखा है 2010 वाला, ये नहीं लग रहा है हमको, इसका वर्ष क्या है, कुछ और है, तो ये रॉन्ग लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे 233 का बी वाला उत्तर हो जाएगा सही मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, हाल ही में मराठी भाषा को आप जानते होंगे आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और केंद्र सरकार द्वारा 2004 में, कब, 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में एक नई श्रेणी बनाने का भी निर्णय लिया गया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए संहित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए, यानी किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तभी दिया जाता है जब वह पुरानी भाषा हो अपने आप पे और उसके कुछ दस्तावेज आदि क्या हो उपलब्ध हो अपने आप पे, अदरवाइज ऐसे जो है चीजें नहीं हो पाती हैं, याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, सबसे अहम चीज है। चलिए, करीब 1500 से 2000 वर्षों तक अभिलेखित इसका इतिहास होना चाहिए किसी भाषा का, तभी जाकर के हम इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। शुरुआत में आप जानते होंगे कि 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे विकल्प में संस्कृत को 2010 लिखा गया था, लेकिन 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। यानी अगर बात करेंगे कुछ भाषाओं की, तो इसमें तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को अपना 2014 में। यानी कि इसके अलावा 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। बॉस, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएं, मतलब इसको आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हो जाएगा, यानी कि अगर आप देखेंगे 233 का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है, जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, रैट होल माइनिंग, निश्चित तौर पर इसके बारे में आपने सुना होगा, टाइम टू टाइम आप इसके बारे में सुनते भी होंगे। रैट होल माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। रैट होल माइनिंग पर जो है आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से रेडी करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, रैट होल माइनिंग खनन मेघालय में बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि ये जो रैट होल माइनिंग या रैट होल खनन भी बोलते हैं इसको। 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी द्वारा मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आप जानते होंगे कि जो है खनन के लिए, माइनिंग के लिए जो है कुछ जो मजदूर होते हैं वो उन गुफाओं में अंदर तक जाते हैं, बहुत अलग तरीके से, जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे चूहे नहीं पतली से पतले बिल में जाकर के होल में जो है घुस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जो पतले से पतले जगहों पर जा सकते हैं। इसका उदाहरण उत्तराखंड में जो एक गुफा वाला जो मामला आया था, वहां पर आपने पहली बार साथ रैट होल माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा।
तो वहीं पर बड़ी बड़ी जब टेक्नोलॉजी काम नहीं आए थे तो ये जो रैट होल्स वाले जो व्यक्ति होते हैं यही काम आए थे, आपको याद होगा संभवतः। तो इनका एक बड़ा योगदान है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि ये जो है मेघालय में इस पर क्या किया गया था, बैन लगा दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा मतलब इनकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब ये इनकी खुद जान पर खतरा था अल्टीमेटली। तो इसीलिए इन पर क्या किया दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, भाई देखो ऐसे खतरनाक जो है काम आप ना करें, ठीक है। हालांकि मजबूरी कई बार बन जाती है रैट होल माइनिंग के लिए, क्या किया जाए इसके लिए, लेकिन ठीक है कुछ कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाना क्या है जरूरी भी हो जाता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो इसमें से मेरे अकॉर्डिंग दोनों कथन आपका सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही कथन के हैं अपने आप में सही है आपके, ठीक है। चलिए, क्या है रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग कोयला निकालने के लिए उत्तर पूर्व भारत में इस्तेमाल की जाने वाली एक खुदाई की प्रक्रिया है, जिसमें खनन करने वाले मजदूर मैनुअल रूप से जो है एक संकरी होल खोदते हैं, उसके अंदर जाते हैं। सक्रिय होल मशीन कोई नहीं खोद पाएगी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं खोद पाएगी, यह मैनुअली ही किया जाता है अपने आप, और ये मजदूर करते हैं। इसमें 3 से 4 फीट गहरी सुरंग खोदनी होती है, जिसमें मजदूर रेंग कर जाते हैं अपने आप में। बहुत मुश्किल भरा काम होता है, और समझ लीजिए कि जान पर हथेली पर रख कर के आप जाते हैं। रैट होल माइनिंग मेघालय में बहुत प्रसिद्ध है सामान्य तौर पर, क्योंकि माइनिंग होती है। झारखंड जैसे एरिया में भी फेमस है अपने आप में। 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मेघालय में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये क्या है बॉस? ये है आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब होती है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि 2019 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि खनन और खनिज, ठीक है, अधिनियम तथा खनिज रियासत नियम 1960 के तहत कोयला खनन किया जाता है तो एनजीटी का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। कब दिया था? 19 में दिया था, आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, कौन सा? 234 नंबर। चलिए, तो ये टॉपिक क्या करना है आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। ध्यान रखिएगा, रैट होल माइनिंग पर जो है प्रश्न आपके एग्जाम में मेंस में आ सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करिएगा आप लोग मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यह ना रहे कि खाली प्री में आप इसको रेडी करें, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आप प्री अगर आपका निकल गया हो अभी 2023 वाला, और अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, मेंस में अपना एडमिशन ले सकते हो, और इसके लिए बैच ऑलरेडी हमारा रन हो चुका है, ठीक है। चलिए, यहां पर आपको जो है जीएस के सेक्शन को छोड़ते हुए बाकी सभी सेक्शंस के वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स और आपका डेली बिहाफ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी करंट के मैगजीन, आर्टिकल्स आदि सब कुछ आपको जो है लगातार आपको कराया जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 नंबर क्वेश्चन। यह भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर भी सही बताएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मियावाकी का संबंध किससे है? या एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है, कैंसर की एक दवा है, और एक प्रकार की वन तकनीक है, और या फिर एक वायरस है। मियावाकी तकनीकी जानते होंगे डेफिनेटली। तो यह क्या एक प्रकार की वन तकनीकी है, जिसके माध्यम से एक खास प्रकार के जंगल को बड़ी तेजी के साथ जो है विकसित किया जाता है। जापान के एक पर्यावरणविद थे, बहुत जो है वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, मियावाकी जी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। और इसको मियावाकी तकनीक का अभी इस्तेमाल हाल ही में कुंभ के आसपास जो है, यानी कि जो प्रयागराज में जो नैनी का क्षेत्र है उसमें किया गया था, ठीक है। प्रयागराज नगर निगम मियावाकी पद्धति का उपयोग कर शहर को कई हिस्सों में घने जंगल उगा चुका इनफैक्ट, ठीक है। और व्यापक स्तर पर जो है जो नगर निगम प्रयागराज है उसने जो है लगभग 55,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शहर में 10 से ज्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण किया है, कि इसके लिए कि तेजी के साथ क्या हो, वृक्षारोपण जो है वृक्ष लगे और एक वन बन जाए, जिससे क्या हो अपने आप में ग्रीन बेल्ट बन जाए, और इससे जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए अपने आप पे। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है, और पूरा का पूरा जो औद्योगिक एरिया है उसको कवर करने का प्रयास किया गया है नैनी के क्षेत्र में। तो यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। क्या है मियावाकी पद्धति? यहां पर अलग से लिखा गया है। प्रसिद्ध जापानी जो आपके वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी ने 1970 के दशक में इस पद्धति को विकसित किया था, जो सीमित स्थानों में घने जंगल उगाने का एक क्रांतिकारी तरीका है। इसे प्रायः पॉट प्लांटेशन विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाना शामिल होता है, जिससे उनकी वृद्धि तेजी से हो सके। आपस में कंपटीशन होता है अपने आप में, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए भी
तेजी के साथ जो है प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो कराने का प्रयास करते हैं। एक टाइम में तो ये क्या होंगे, नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब बढ़ेंगे तो बहुत तेजी के साथ 10 गुना तेजी के साथ वृद्धि करते हैं। इस पद्धति में पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, जिससे यह शहरी क्षेत्र को एक व्यावहारिक समाधान प्रदान कर देता है अपने आप पे। ठीक है, मियावाकी वनों के क्या लाभ होते हैं? यह शहर की वायु गुणवत्ता में यानी कि एयर क्वालिटी में क्या करता है, सुधार लाता है। मियावाकी वनों के कई लाभ हैं, जैसे जिनमें वायु जल प्रदूषण में कमी, मिट्टी के कटाव को रोकना और जैव विविधता में वृद्धि आदि भी क्या है इसमें शामिल है। सिंपल सी बात है कि जब जंगल एक बड़े स्तर पर लग जाएगा तो न सिर्फ इससे जो है हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि यहां पर एक बायोडायवर्सिटी जो है बड़ी अपने आप पे रिच हो जाएगी, यानी कि जैव विविधता भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और बहुत सारे फायदे जो है इससे देखने को मिलेंगे, जो कि यहां पर लिखे हैं। और इससे क्या होगा, यह पद्धति घने रूप से लगाए गए देसी प्रजातियों के मिश्रण का उपयोग करके प्राकृतिक जंगलों को नकल करती है, मतलब प्राकृतिक जंगल जैसा आपको फील दिलाएगी। ये मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करती है और जैव विविधता को बढ़ाती है और वन विकास में तेजी लाती है। मियावाकी पद्धति का उपयोग कर लगाए गए पेड़ पारंपरिक जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। यानी कि अगर कोई एक सामान्य जो है फॉरेस्ट एरिया है और एक मियावाकी तकनीकी से बना जो है एक जंगल है, तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में मियावाकी तकनीकी का जो ये जो वन बना हुआ है ये कार्बन का अवशोषण ज्यादा करेगा। तो ये एक अच्छी बात है अपने आप में। इसलिए कार्बन प्रदूषण को रोकने के लिए, यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए मियावाकी तकनीकी अपने आप में क्या है, एक बेहतर विकल्प है। ओके, चलिए अब आगे 236 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। BAPS श्री स्वामी नारायण अवस्थित है, मंदिर है, एक नेशनल मंदिर है। कहां पर है? आगरा, मथुरा, हरिद्वार या फिर लंदन। आप जानते होंगे डी वाला आंसर इसका सही, यानी कि लंदन में क्या है ये अवस्थित है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन के प्रसिद्ध जो है BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया और इसे नेशनल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। BAPS स्वामी नारायण संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान करना है और इसको सबसे बड़े सक्रिय हिंदू समुदाय में से एक माना जाता है। नेशनल मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रसिद्ध है अपने आप पे, जो कि कहां पर है? लंदन में आपके है। मंदिरों की गूंज आजकल बहुत दूर दूर तक जा रही है बॉस। ठीक है, 237 सी डॉट के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बताएंगे। सी डॉट ने किसके साथ समझौता कर गतिशील स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का समझौता किया है? IIT मंडी, IIT दिल्ली, IIT मंडी या फिर IIT जो है, अच्छा 2 बार IIT मंडी हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर IIT आप कुछ और लिख लीजिएगा, IIT जो है आप लिख लीजिए धनबाद, धनबाद लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए कि इसमें से एग्जैक्टली जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा अच्छे से। ए, IIT मंडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, यानी कि सी डॉट और IIT मंडी ने गतिशील स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का समझौता किया है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम होस्ट की सहायता से स्पेक्ट्रम दक्षता बढ़ाने के लिए विश्वसनीय और कार्यान्वयन अनुकूल वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसिंग एल्गोरिथम विकसित करना जो है इसने विकसित किया है अपने आप पे। तो यह भी क्या अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग कोड 2025 के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग बता सकते हैं क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। नंबर 1 पॉइंट है ऊर्जा दक्षता, इसमें क्या है अनिवार्य की गई है। ठीक बात है, डन है। केवल सरकारी इमारतों के लिए ऐसा नहीं है। वर्षा जल संचयन और सोलर पैनल अनिवार्य है। ठीक बात है। नेट जीरो बिल्डिंग्स को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक बात है। तो 1 और 3 और 4 यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि 238 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। चलिए सेम पॉइंट वही चीज है कि एक तरीके से भारत में सतत और पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण करना यह बड़ा आवश्यक है। आप जानते हो कि आजकल आप लोग मकान जब बनाते हैं तो एवी बना देते हैं। मैप का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि चीजें आपके फेवर में रहें और वो मजबूती के साथ खड़ी रहें और उसमें कुछ ऐसा पदार्थ भी ना डाला जाए जो कि पर्यावरणीय घटकों के अनुसार जो है फिट ना बैठे अपने आप में। तो कई सारी चीजें ध्यान में रख करके इंसान को बिल्डिंग अपनी बनानी चाहिए। यही क्या है इस 238 का जो है क्या कहते हैं अपना आंसर हो जाएगा। चलिए
उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा, ध्यान रखिएगा। सही है ऐसा नहीं पूछा, सही नहीं है ये पूछा है आपसे, इसलिए इसको क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया, ठीक है। उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन 13 जनवरी को पुणे में किया गया। अब बताओ कौन सा इसमें सही है, मतलब सही नहीं है मतलब, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो केवल एक, इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया, ऐसा नहीं है। तो किन्होंने किया ये देख लेते हैं एक बार इसको। ये आयोजन एक्चुअली में 13 जनवरी को पुणे में किया गया, ओके ठीक है। और इसका विषय क्या है, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाने वाले उद्यमियों का सशक्तिकरण है, ठीक है। ये भी एक क्या है, थीम। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इसको रेडी कर लिया करिए, थीम पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। विषय क्या है, ठीक है। तो चाहे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवसों की बात कर लेते हैं या किसी बड़े आयोजन की बात कर लेते हैं, थीम अक्सर आपके एग्जाम में आता रहता है बॉस, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है, राजीव रंजन सिंह ने। कौन है ये, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, ना कि शिवराज सिंह चौहान ने किया है इसका उद्घाटन, ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने 14 से लेकर के 13 फरवरी तक पशुपालन एवं पशु कल्याण माह घोषित किया था। इस दौरान देश भर में जागरूकता अभियान और कई अन्य शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो क्या की गई, शामिल की गई इसमें, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंगो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। आप जल्दी से बताइएगा। फ्लेमिंगो के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। तो फ्लेमिंगो जो उससे क्या है, वो आंध्र प्रदेश में जो है से संबंधित है। ये वहीं का है क्या महोत्सव अपने आप में, कहां का, फ्लेमिंगो, ठीक है। यह पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा। आयोजित हो चुका, अब तो बीत गया। इस महोत्सव के अंतर्गत पक्षी दर्शन, पर्यटन पर आधारित गतिविधियां आदि इसमें शामिल हुई। पुलिकट झील के बारे में बात करें तो पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित एक खारे पानी की क्या है, झील है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अब ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, यानी कि पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहेंगे सर चिल्का झील, और चिल्का झील के बाद पुलिकट झील। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। खारे पानी की झील, मीठी पानी की झील, ये सब खूब प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 241 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हल्दी बोर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, यानी कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी को मंगलवार को यानी कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है, ठीक है, ओके। दूसरा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है, ओके। आप देखेंगे तो इसमें दोनों कथन सही पाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और हल्दी बोर्ड पर प्रश्न शायद आया भी था पिछली बार, और इस बार भी प्रश्न आप पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। पीयूष गोयल जी ने 14 जनवरी को, कब, 14 जनवरी को, यह डेट आपको याद रखनी है, 14 जनवरी, और किसके द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले 5 साल में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन पहुंचाने में मदद करेगा। आप जानते होंगे हल्दी हमारे घरों में, किचन में इसका खूब इस्तेमाल होता है, और ये एंटीसेप्टिक होती है ना। हल्दी और नमक लगा करके लोग अपने टीथ को साफ करते हैं। हल्दी और दूध और जो है बेसन आदि का इस्तेमाल करके लोग जो है अपने बॉडी में उबटन भी लगाते हैं। हल्दी लोग दूध में डाल करके उसको पीते भी हैं। हल्दी के कई सारे फायदे जो है होते हैं, और सब्जी आदि में तो मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया ही जाता है ओवरऑल, ठीक है। और ये सब कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना था, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 241 नंबर था। चलिए, हाल ही में एसबीआई द्वारा गरीबी पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है। नंबर 1, ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी घट करके 4.86% हो गई है, ठीक है। शहरी गरीबी वित्त वर्ष 2023 की 4.6% घट करके 4.09 हो गई है। आपको बताना है कौन सा इसमें से कथन सही है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें से दोनों कथन सही लग रहे हैं, मुझे सीधा लग रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ी उपलब्धि की बात हो कि वहां पर उपलब्धि हो रही है, तो अगर उपलब्धि की बात होती है तो इतना ध्यान रखिएगा कि वो प्रश्न जो है क्या होगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए
आप लोग को एकदम इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यानी कि सी इज द राइट आंसर बॉस, सी। और यहां पर जो 1 2 4 लिखा है इसको छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। तो यानी कि अगर हम एसबीआई के डेटा की बात करते हैं अगर थोड़ा सा, तो आप पाएंगे क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी घट करके 4.86% हो गई है, ठीक है। जबकि यह आंकड़ा आप देखेंगे तो 2023 में 7.2% और वित्त वर्ष 2012 में 25.7% था। आप कंपैरिजन कर लीजिए, केवल एक ही साल की बात कर ले, 2023 और 24 का अगर हम आकलन कर लेंगे तो आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है। अगर इतने का डिफरेंस कर लें, 23 में कितना था आपका 7.2 था, और अब घट करके ग्रामीण जो पॉवर्टी कितना हो गया है 4.86% हो गया है। वैसे वर्ल्ड बैंक हमारे यहां पर कहा जाता है कि सामाजिक असमानताएं बहुत हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे कम इनइक्वलिटी है, असमानता बहुत कम है, ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक या IMF की कोई संस्था है, आई थिंक वर्ल्ड बैंक ही है, इसने कहा है अभी इनइक्वलिटी सबसे कम है। हालांकि धरातल पर आप जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे तो देखने को मिलेगा असमानताएं बहुत भारत में, लेकिन बाकी ऐसे जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर हमें लगता है कि यार यहां पर तो बहुत नाइंसाफी हो रही है, यहां पर तो वो हो रहा है, बम दग रहे हैं, ये है वो है। लेकिन भारत जैसा शांतिप्रिय देश और भारत में जैसे देशों में बहुत कम घटनाएं ऐसी घटित होती हैं। भारत अन्य देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि हम जिस देश में रहते हैं, अब चूंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। और चूंकि आज का जमाना सोशल मीडिया, सोशल साइट्स का है, तो कोई भी एक चीज छोटी सी होती है वो पूरी तेजी के साथ विकसित हो जाती है, वो जो है फैल जाती है। तो ये भाई बात आपको ध्यान नहीं है। शहरी गरीबी वित्त वर्ष 2023 की 4.6% से घट करके कितना हो गया 4.09 हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2012 में कितना था 13.7% था। ये भी अगर आप शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी की अगर बात करेंगे देखेंगे तो शहरी गरीबी के एवज में ग्रामीण गरीबी में भारी गिरावट देखने को मिली है। और इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मेन रीजन, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और सरकार सुशासन के लिए जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विकेंद्रीकरण के लिए क्या कर रही है, व्यापक स्तर पर काम कर रही है। तो ये भी पॉइंट क्या करना है आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रामीण गरीबी 12 सालों में सबसे कम रही है, जो कि अभी मैं आपसे कह भी रहा था। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार के लिए देखा जा सकता है, ठीक है। 2023-24 में गरीबी, शहरी गरीबी भी कम रही। तो अब ये सब चीजें जो हैं कई बार क्या हुई आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, क्या क्या सरकार ने प्रयास किया जिसकी प्रयासों के फलस्वरूप जो है ये उपलब्धि देखने को मिल रही है। अच्छा, गरीबी आकलन के लिए समितियां कई बार आपकी एग्जाम पूछ जाती है, तो लकड़ा वाली समिति बनी थी गरीबी के आकलन के लिए, भैया कि कितना रुपया शहर वाला, कितना वाला रुपया वाला ग्राम जो है गांव में गरीबी अमीर होता है। तेंदुलकर समिति गठन 2009 में किया गया, रंगराजन समिति का गठन 2014 में किया गया। और तीनों कमेटियों पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इन तीनों समितियों ने गरीबी आकलन के लिए क्या पैमाने दिए थे और इनका गठन एक्चुअली में कब किया गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना विशेष तौर पर याद रखना है। चलिए, अब 243 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राष्ट्रीय कौशल पोर्टल 2025 संदर्भ में आपको सही कथनों का क्या करना है, जो है चुनाव करना है। 243 नंबर क्वेश्चन, अब आप बताइए। सभी प्रशिक्षण कोर्स को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है ये। दूसरा, केवल कृषि कौशल में शामिल, कृषि कौशल शामिल नहीं, ऐसा नहीं है। AI और ग्रीन जॉब्स को इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक और, हाँ सही है, सही माफ कीजिएगा, सही है, ये सही है। केवल सरकारी संस्थाओं के लिए है, ऐसा नहीं है। इसमें एक सही है और आपका 3 सही है। 1 और 3 कहां पर है, बी वाले ऑप्शन में है। राष्ट्रीय कौशल भारत पोर्टल पढ़ा होगा, जब आप पोर्टल वाला न्यूज पढ़ते होंगे तो पोर्टल वाली न्यूज में ही ऐसी न्यूज आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, पोर्टल क्या है, बहुक्षेत्रीय है और निजी प्लस सरकारी दोनों के लिए है, केवल गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं है। कौशल विकास पोर्टल, जिसे कौशल भारत कहा जाता है, भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक एकीकृत IT प्लेटफॉर्म है। तो अब यही प्रश्न पूछ सकते हैं किसके अंतर्गत जो है कौशल विकास एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो ये कई सारे पॉइंट हैं इसमें, और इसका उद्देश्य क्या, कौशल प्रशिक्षण योजनाओं, समाचारों, रिपोर्टों, प्रशिक्षण केंद्रों, रोजगार अवसरों आदि को एक ही जगह पर लाया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा
ट्रांसपेरेंसी और लोगों तक पहुंच क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ये अल्टीमेटली क्या इसका टारगेट है। ठीक है, चलिए राखी गढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। लेकिन क्या पूछा है, सही नहीं है ये आपसे पूछा है, इसलिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए सही नहीं है, राखी गढ़ी मध्य प्रदेश के हिसार जिले में है। आप बताओ कि क्या ये पॉइंट राखी गढ़ी वाला सही है? मुझे तो बस नहीं लग रहा कि सही है। हाल ही में राखी गढ़ी में पुरातत्वविदों के द्वारा मिट्टी की ईंटों से बना स्टेडियम और बाजार की खोज की गई है। ठीक है, ठीक बात है, मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, केवल एक ही इसका क्या है एग्जैक्टली सही उत्तर है, यानी कि ए ऑप्शन। ये क्या है, ये सही नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। राखी गढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है क्या बॉस? नहीं भैया, तो कहां पर है, आइए देखते हैं एक बार। ठीक है, हरियाणा में है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और चूंकि ये कार्य किया गया है किसके द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा, इसीलिए क्या है ये राखी गढ़ी चर्चाओं में है। और वैसे भी राखी गढ़ी, ठीक है, और बाकी सभ्यता जो अलग अलग हैं उस पर प्रश्नता है एशियन हिस्ट्री में। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक बात है। यह स्थान स्थल घग्गर नदी के तट पर है, ठीक बात है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, और राखी गढ़ी का उत्खनन व्यापक स्तर पर 1997 से 1999 के दौरान अमरेंद्र नाथ द्वारा इसका किया गया था। तो ये भी पॉइंट क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप बताइए 245 नंबर क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, तिरुवल्लुवर दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस में से कौन सा ऐसा कथन है जो क्या रॉन्ग है, यानी कि इसमें से कोई भी विकल्प नहीं होगा। रॉन्ग कौन सा, बस आपको इतना बताना है। गलत कथन कौन सा ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे तो पाएंगे बॉस कि इसमें से सी वाला क्या है, रॉन्ग है, यानी कि तिरुवल्लुवर जो दिवस होता है वो 12 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये 15 जनवरी को दरअसल क्या होता है, 15 जनवरी 2025 को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया, यानी कि 2025 में तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया, आप कहेंगे सर 15 जनवरी को मनाया गया। यह दिवस किसके लिए फेमस है, यह दिवस एक्चुअली में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। उनकी रचना तिरुकुरल जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तिरुवल्लुवर तमिल संस्कृति के महान संत, कवि और दार्शनिक थे उन्होंने। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा के रूप में आपके सामने रखी गई हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही पढ़ के आप इसको आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो तिरुवल्लुवर दिवस होता है हर साल मकर संक्रांति के जो है अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि 14, 15, 16 लगभग मकर संक्रांति इन्हीं डेटों में रहती है, 14 जो है जनवरी में। तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, यह दिन तमिल संस्कृति में उनकी शिक्षाओं और योगदान को सम्मान देने के लिए ही ये जो है क्या है, समर्पित है अपने आप में। ठीक है, चलिए 246 सेना दिवस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, मुझे इसका उत्तर जरूर चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, बताइए। सेना दिवस एक्चुअली में 15 जनवरी को मुझे ऐसा लगता है कि मनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि अब ये कब मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 15 जनवरी, यानी कि हर साल 15 जनवरी को भारत अपने सैनिकों की वीरता, समर्पण और बलिदान का सम्मान करने के लिए सेना दिवस मनाता है। ठीक है, दूसरा, यह महत्वपूर्ण दिन 1949 के उस महत्वपूर्ण अवसर की याद दिलाता है जब जनरल, ठीक है, के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसीलिए क्या है, ये फेमस है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, स्वयं से पहले सेवा। अपने से पहले सेवा करना, खुद सेवा नहीं करवानी बॉस, देश के लिए। आजाद भारत में थल सेना ने लड़े युद्ध कौन कौन से, तो कश्मीर युद्ध 1947, ऑपरेशन पोलो आप जानते होंगे क्यों चलाया गया था, हैदराबाद रियासत को भारत में मिलने के लिए सैन्य अभियान था। ये प्रश्न पूछता है खूब ज्यादा। भारत चीन युद्ध 1962 में होता है। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध होता है 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। अब आपके सामने आ गया 247 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, माघी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। माघी त्योहार चर्चाओं में रहता है, और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अक्सर आपके एग्जाम में त्योहारों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा त्योहार कब कैसे क्या रहा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो माघी त्योहार है इसका संबंध किससे है, किस स्थान से है, तो भूटान, नेपाल, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। तो माघी त्योहार एक्चुअली में नेपाल में मनाया जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेपाल में माघ महीना जो होता है, उसके माघ महीने के पहले दिन माघी त्योहार मनाया जाता है। माघ से माघी, बस। तो माघी त्योहार कब मनाया जाएगा? माघ महीने मनाया जाएगा। कब? पहले दिन। यह थारू समुदाय का प्रमुख त्योहार है। थारू क्या है? थारू जनजाति भी होती है, आप जानते होंगे। थारू जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे थारू बेसिकली आपका जो है लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। पूर्वी नेपाल के मोरंग जिले के सुंदरहराइचा नगर पालिका में थारू सांस्कृतिक संग्रहालय 14 जनवरी से 20 जनवरी तक एक सप्ताह का माघी पर्व जो है इसमें आयोजित कर रहा है, आयोजित हो चुका ओवरऑल। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2025 के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, यानी कि नंबर इस पर क्या गया है, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत जो है पोषण सुरक्षा पर फोकस किया गया, ठीक बात है। जैविक खेती पर प्रोत्साहित किया गया, ठीक बात है। केवल उत्तर भारत में लागू है ऐसा नहीं है, पूरे भारत में लागू है। और किसानों को प्रशिक्षण और बीज सहायता दी जाती है, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक सही है, दो सही है और क्या सही है आपका? 4 नंबर सही है। यानी कि विकल्प आप देखेंगे तो पाएंगे कि बी क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, यानी कि अनाज, दलहन एवं मोटे अनाजों सहित चावल गेहूं का उत्पादन बढ़ाना, इसका क्या मुख्य लक्ष्य है आप जानते होंगे। पोषण की स्थिति को सुधारना, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादन भी बढ़ाना है ना, जो उत्पादन बढ़ाना और बायो फर्टिलाइजर्स आदि को ज्यादा करते हुए आगे बढ़ाना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी इस पर प्रोत्साहन दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उत्पादकता एवं मुनाफा को बढ़ावा देना, खेतों की मिट्टी की उर्वरता बहाल करना, कृषि संसाधनों का सतत उपयोग से भी सुनिश्चित करना, यह भी इसका लक्ष्य है। नई कृषि प्रौद्योगिकियों, सुधारित बीजों, कृषि सलाह एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक में आता है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप बताइए 249 का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद में आरंभ हुआ है, ठीक है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सऊदी अरब का उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें से दोनों कथन आपके क्या है, सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहां पर हुआ? रियाद में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रियाद वाला भैया कहां पर हुआ था। चलिए, ये इसमें खनिज जो क्षेत्र होता है, इसकी जो भी चुनौतियां होती हैं, इस पर विचार विमर्श करने के लिए 85 से अधिक देशों के खनन जो उद्योग प्रतिनिधि हो उन्होंने भाग लिया इसमें, और 3 दिन तक इसमें जो है कार्यक्रम में चला, ठीक है। इसका आयोजन सऊदी अरब का उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य अफ्रीका, पश्चिम और मध्य एशिया में खनिज आपूर्ति बढ़ाने में निवेश को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और यह कार्यक्रम 16 जनवरी को समाप्त हुआ, होगा नहीं हुआ, क्योंकि ये बीत चुका है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के संबंध में आपको कुछ बताना है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बारे में आप जानते होंगे, बड़ी योजना है, घर घर तक जल पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ग्रामीण घरों में क्या, ग्रामीण घरों में 90% नल जल कनेक्शन देना है, ठीक है। गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी की गई है, ठीक बात है, ओके। केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है नहीं, सिटी एंड विलेज दोनों है। महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही बात है, 1, 2 और 4 सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी थे बॉस, ठीक है। वही पॉइंट यहां पर व्याख्या में लिखा गया है। अब आगे आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका हो गया 250 तक, यानी कि 250 प्रश्न हमने जो भी महत्वपूर्ण थे उनको कर लिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीरीज आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी है आपके एग्जाम के लिए, और यहां पर प्रश्न खूब बनेंगे आपके, इसलिए एक एक प्रश्न जो है आप अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और बाकी शाम की वाली जो सीरीज है वो तो चल ही रही है, आप उसको भी प्लीज जरूर देखा करिए। वो महीने वाइज है ना, मंथ वाइज है, उसको जरूर देखा करिए आप लोग। चलिए, ये प्री का हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है, आप चाहें तो हमारे फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, प्री वाले में, प्री प्लस मेंस में, यानी कि इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको प्री प्लस मेंस के, प्री प्लस मेंस का पीवाईक्यूज मिलेगा आपको, ठीक है। और जो मेंस का पीवाईक्यूज होगा वो क्लास में टीचर के द्वारा कराया जाएगा कि भाई यह प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट रहा है,
आया हुआ है, इसके हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे। PYQ जो प्री वाले होते हैं वो भी कराए जाएंगे, CSET कराया जाएगा पूरा का पूरा, इसमें जितने भी खंड होते हैं आपके, प्लस आपकी हिंदी कराई जाएगी, निबंध कराया जाएगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, कुछ आदि कराए जाएंगे आपको, मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, और आपकी मेंटरशिप गाइडेंस और जो भी आप बातचीत करना चाहेंगे वो भी चीजें कराई जाएंगी। तो ये डिटेल्स चीजें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और अल्टीमेटली अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने पर आपकी फीस भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि भाई आपने इतनी मेहनत किया है, सारी चीजें अच्छी हुई हैं आपकी। अब इंटरव्यू का परिणाम सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी होता है, डजंट मैटर, नकारात्मक हो सकारात्मक कोई इशू नहीं है। आप अगर वहां तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू तक, मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो फीस आपके रिफंड कर देंगे बाकी जो है, और ये एज ए रिवार्ड किया जाएगा आपकी मेहनत के लिए। तो ऑल इन वन कोर्स है, डेफिनेटली इसका बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। इसमें आप इससे जो है इसी एग्जाम से आप आरओ की तैयारी भी कर सकते हैं। इसे कई बार कॉन्ट्रडिक्शन होता है यार कि हम आरओ करें कि पीसीएस करें, तो अगर मन में पीसीएस भी है कहीं ना कहीं तो पीसीएस का बेस्ट ले लीजिए, उससे पीसीएस भी हो जाएगा और आपका आरओ भी हो जाएगा। हिंदी का जो कंटेंट बचेगा मेंस वाले का, प्री वाले का, वो आपको अलग से इसका एक्सेस दे दिया जाएगा। तो ये हो गया आज का अपडेट। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले नए वीडियो में। 251 क्वेश्चन से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।